Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का। एक बहुत ही इजी चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इजी चैप्टर है जिसका नाम है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चैप्टर का अगर आप वेटेज देखेंगे तो बच्चों इस चैप्टर का वेटेज निकल के आता है 3 to 4 मार्क्स का, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि बच्चों ये लास्ट जो आया था, ये चैप्टर आपके सीएमए फाइनल लॉ के एग्जाम्स में आया था, ये आया था 2018 के अंदर। उसके बाद 2019 में ये नहीं आया, जून दिसंबर किसी भी एग्जाम में नहीं आया, 2020 के किसी भी एग्जाम में नहीं आया, 2021 के जून में इसका एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। उसके बाद 2021 के दिसंबर में ये नहीं आया, 2022 के जून में ये चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो उस अकॉर्डिंगली अगर मैं वेटेज निकालूं तो मैक्सिमम खींचकर 3 to 4 मार्क्स का बाई चांस ये चैप्टर आ सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत कम है और बहुत बहुत कम मार्क्स के हैं। बट फिर भी स्टूडेंट्स हम इसको बहुत ही डिटेल में कंप्लीटली पढ़ेंगे। पूरा इसमें स्टडी मॉड्यूल अपना कवर किया जाएगा, स्कैनर कवर किया जाएगा। आपको पता है हम लोगों के पढ़ने का स्टाइल क्या है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सभी सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में इस चैप्टर में हम जितना पढ़ेंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है तो स्कैनर सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, पर आपका मॉड्यूल कंप्लीटली कवर है बच्चों। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब एक इंट्रोडक्शन समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट, काफी सारा पार्ट इस चैप्टर का सिर्फ इस कहानी से बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये है बबीता जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोग देखते हैं तो ये है बबीता जी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मोहित बंसल सर, मतलब मैं। अब बबीता जी और मोहित बंसल सर के बीच की कुछ बातें, कुछ कॉन्वर्सेशन है जो आपको समझना है, उनकी बातचीत आपको समझनी है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए बबीता जी ने बोले, बबीता जी ने एक दिन पूछा, बोला मोहित सर ये बैंक्स किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते? बबीता जी बोली कि मोहित सर मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो उस कंट्री के बैंक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कोई किसी भी देश के लिए उस देश के बैंक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते? तो मोहित सर बोले, बबीता जी देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है पैसा। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है पैसा, मनी। एंड वो मनी किसके पास में होना चाहिए? लोगों के पास में। अगर आपको देश बहुत अच्छे से चलाना है तो देश के लोगों के पास में खूब सारा पैसा होना चाहिए। अब उस पैसे को प्रिंट कौन करता है? वो आखिर पैसा आता कहां से है? पैसे को गवर्नमेंट पब्लिश करती है, प्रिंट करती है, इशू करती है, नोट छापती है। तो आरबीआई, गवर्नमेंट नोट छापता है, उन नोट को वो अलग अलग बैंक्स में सप्लाई करता है और वहां से बैंक्स पब्लिक तक पहुंचाते हैं। यही तो प्रोसेस होता है कि देखिए आरबीआई मतलब गवर्नमेंट ने नोट्स पब्लिश किए
और वो नोट्स बैंक्स के पास आए और वहां से पब्लिक के पास में पैसा पहुंचा। अब आप सोचिए, मैं बोल रहा हूं किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस कंट्री की पब्लिक के पास में इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए। और पब्लिक के पास आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है? बैंक के थ्रू आ रहा है। और बैंक के पास में पैसा कहां से आ रहा है? आरबीआई गवर्नमेंट जिसने पैसा एस्टेब्लिश पब्लिश किया, इशू किया, प्रिंट किया, छापा, उसने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने पब्लिक तक पैसा दिया। और जब पब्लिक के हाथ में मनी सप्लाई आई, पैसा आया, तो उन्होंने इस इकोनॉमी को, इस देश की इकोनॉमी को चलना स्टार्ट। तो बबीता जी को समझ में आया कि आखिर किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उस कंट्री के बैंक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि बैंक्स के थ्रू ही पब्लिक के हाथों में पैसा जाता है, और जब पब्लिक के हाथ में पैसा जाता है तो फिर पब्लिक उस काम को आगे, उस देश की इकोनॉमी को आगे मूव करती। चलिए, अब फिर बबीता जी बोले ठीक है मोहित सर, आपकी ये बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये बैंक्स जो हैं, इनका जो बिजनेस होता है, आखिर ये बिजनेस चलता कैसे है? बैंक्स का बिजनेस कैसे काम करता है? तो मोहित सर बोल रहे हैं, बोला बड़ा सिंपल है। देखिए, बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जो पब्लिक है वो अपना पैसा डिपॉजिट करती है बैंक्स के पास, और बैंक्स उसका इंटरेस्ट देते हैं पब्लिक को। हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बैंक्स उस पैसे को जरूरतमंद लोगों को लोन पर देती है, एडवांस पर देती है, और वहां से इंटरेस्ट कमाती है, और पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाता है। तो इससे बैंक का धंधा चलता है, इससे बैंक का बिजनेस चलता है। इसके अलावा जो पैसा पब्लिक ने बैंक के पास डिपॉजिट किया, उसका कुछ पैसा तो लोन की तरह दे दिया गया, उसका कुछ पैसा एडवांस की तरह दे दिया गया, और वहां से इंटरेस्ट कमाया जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट में वापस आ रहा है। उसके अलावा भी स्टूडेंट्स, बैंक के पास में जो अभी डिपॉजिट का अमाउंट बच गया, पैसा बच गया, उसमें से कुछ पैसा बैंक किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। मान लो रिलायंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, टाटा का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस तरह से बैंक का बिजनेस चलता है। देखिए बबीता जी, बैंक लोन एंड एडवांस देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये बैंक का बिजनेस होता है। बैंक्स पब्लिक का पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, पब्लिक को इंटरेस्ट पे करते हैं, बट जो पैसा पब्लिक से आया है उसको वो काफी सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं, बाकी और वहां से बहुत सारा कुछ कमाते हैं, और उसमें से थोड़ा बहुत पब्लिक को उनके इंटरेस्ट के तौर पर पे करते हैं। तो इस तरह से बैंक्स का बिजनेस चलता है। तो बबीता जी को दो बात समझ में आ गई कि बैंक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंट्री के लिए, एंड सेकंड थिंग उनको ये भी समझ में आ गया कि आखिर बैंक्स का बिजनेस कैसे रन कर रहा है, बैंक्स का बिजनेस कैसे काम कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है, बबीता जी पूछती हैं, बोलो मोहित सर ये बताइए, ये जो बैंक्स पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आखिर ये डिपॉजिट कितनी टाइप का होता है? बोलो बहुत सारी टाइप का डिपॉजिट होता है। देखिए, एक डिपॉजिट तो वो होता है जिसमें पब्लिक ने, देखिए मैं समझा देता हूं कि पब्लिक ने बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया, बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया, और पब्लिक जब चाहे तब उस पैसे को विथड्रॉ भी कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक के ऊपर लिमिट है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने अगर आज बैंक में पैसा जमा कराया तो इतने टाइम तक उसे जमा रखना ही पड़ेगा, वो डिपॉजिट रखना पड़ेगा, वो निकाल नहीं सकती, ऐसा नहीं। पब्लिक ने जब पैसा जमा कराया, उसके बाद में वो जब विड्रॉ करना चाहे कर सकती। ये भी डिपॉजिट होता है। बैंक इस तरह के भी डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं, उसको करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में उसको कासा बोलते हैं। और एक ऐसा डिपॉजिट भी होता है जहां पर पब्लिक ने बैंक के पास पैसा जमा कराया, तो वो पैसा फिक्स्ड टाइम तक बैंक के पास रहना चाहिए, पब्लिक उसको विड्रॉ ना करे।
उसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी बोला जाता है, FD/RD शॉर्ट में बोलते हैं। उसे पर्टिकुलर टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज पेनल्टी। अब आप सोचिए बच्चों कि बैंक ने तो पब्लिक को दोनों तरह के डिपॉजिट की परमिशन दे दी। बैंक ने बोला आप चाहो तो आप मेरे पास में इस तरह से भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो कि जब चाहो विड्रॉ कर लेना, और बैंक ने यह भी बोल दिया कि आप मेरे पास में ऐसे भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो कि फिक्स टाइम तक रहेगा, आप उससे पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है स्टूडेंट्स कि सोचो वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, कासा जो डिपॉजिट है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जिसमें कोई टाइम की लिमिट बाउंडेशन नहीं है, पब्लिक जब चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकती है। सोचिए उस केस में बैंक के पास में पैसा कम टाइम के लिए रहेगा क्योंकि लोग विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट पर बैंक कम इंटरेस्ट पे करता है। जबकि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया या रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया, उस पे बैंक इंटरेस्ट ज्यादा पे। तो यहां, और ये सब चीजें स्टूडेंट्स यहां पर एकदम क्लियरली लिखी हुई हैं। तो यहां तक अभी तक बबीता जी को तीन बातें समझ में आई। पहला, बैंक जो है आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए, बैंक्स का बिजनेस कैसे चलता है, और उसके अलावा बैंक्स कितने टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। फिर बबीता जी ने बोला मोहित सर सोचिए, सपोज कीजिए कि पब्लिक ने अपना पैसा बैंक को डिपॉजिट कराया, और सोचिए कासा अकाउंट है, या तो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, इनमें से कोई एक। तो पब्लिक ने बैंक को पैसा जमा करा दिया। अब पब्लिक के पास ऑप्शन है जब चाहे विड्रॉ कर सकती है। सोचिए पब्लिक आ गई बैंक में विड्रॉ करने के लिए, और बैंक के पास में उस वक्त पैसा हुआ ही नहीं, तो पब्लिक ने पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है, जब चाहे विड्रॉ कर सकती है। सपोज कीजिए आज बहुत सारी पब्लिक आ गई अपना पैसा विड्रॉ करने, और बैंक के पास में पैसा है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए जब पब्लिक बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट कराती है, जब पब्लिक बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट कराती है, तो मान लो कि 100 करोड़ रुपया बैंक के पास में डिपॉजिट हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि वो 100 करोड़ का 100 करोड़ बैंक के पास में पैसा जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको बैंक लोन की तरह दे सकता है या एडवांस की तरह दे सकता है, ऐसा नहीं। बैंक को उसमें से कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे निकाल के रखना पड़ता है। इसमें से एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नाम से समझो लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा बैंक खुद अपने पास में रिजर्व करके रखता है। ये कितना होता है, ये RBI डिसाइड करता है कितना होगा। मोस्टली ये 18%, 20%, 22%, अच्छी खासी रेट होती है। ये क्यों बैंक अपने पास में पैसा डिपॉजिट करके रखता है, जिससे कल को अगर पब्लिक पैसा विड्रॉ करने के लिए आई तो, और बैंक के पास में पैसा नहीं है, तो रिजर्व में पैसा रहेगा। पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि भैया हमने तुम्हारे पास में पैसा डिपॉजिट कराया हुआ है, तुमने हमें हमारा विड्रॉ क्यों नहीं करने दे रहे, तुम्हारे पास में पैसा क्यों नहीं है। बैंक ऐसे लाल बनाकर रखता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इससे कितना होगा, ये कितनी परसेंटेज रेट पे होगा, वो RBI डिसाइड करता है। और ये क्यों बनाया जाता है, जिससे कल को पब्लिक पैसा विड्रॉ करने के लिए आई है तो उसको उसका पैसा मिल जाए, वो खाली हाथ वापस ना जाए। तो एक तो ये समझ में आया। दूसरा, एक और क्या होता है, एक दूसरा डिपॉजिट भी होता है, एक दूसरा रिजर्व भी होता है, उसे हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये पैसा बैंक RBI के पास में रखता है और इस पे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। SLR जो बैंक ने अपने पास में रखा है उस पे इंटरेस्ट मिलता है, इस CRR पे उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये क्यों बनाया जाता है? ये RBI के पास में पैसा डिपॉजिट करा जाता है, जो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट है जो बैंक के पास में आया उसमें से रखा जा रहा है। मतलब मान लो 100 करोड़ आया, मान लो उसमें से 20 करोड़ तो SLR की तरह रख दिया और 4 करोड़ CRR की तरह रख दिया, है ना, या 5 करोड़ रख दिया,
तो 25 करोड़ तो रिजर्व में रह गया। अब बैंक के पास में सिर्फ 75 करोड़ है जिसे वो लोन या एडवांस की तरह दे सकती है। एसएलआर क्यों बनाया गया? एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसलिए बनाया गया जिससे कल को अगर पब्लिक पैसा विड्रॉ करने आए तो उनको कमी ना पड़ जाए, और ये बैंक के पास में खुद डिपॉजिटेड है। जबकि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में डिपॉजिट। ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है मार्केट में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। बोला सर इसका कैसे, क्या मतलब हुआ? देखिए समझा देते हैं। सपोज कीजिए मार्केट में, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, मार्केट में लोगों के हाथ में जितना ज्यादा पैसा होगा, मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मार्केट में लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पैसा है लोगों के पास में, लोग महंगी चीजें खरीदने के लिए कैपेबल हैं। अगर मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो इन्फ्लेशन महंगाई घटेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे। 2008 के अंदर जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने खूब सारा पैसा खुद ने प्रिंट कर दिया, छाप दिया और लोगों को दे दिया। उसका नतीजा ये निकला कि जिम्बाब्वे के अंदर एक ब्रेड का पैकेट 3 से 4 करोड़ रुपए का मिलता था। दोबारा सुनिए, ब्रेड, एक सिंगल ब्रेड का पैकेट 3 से 4 करोड़ रुपए का मिलता था। न्यूज़पेपर, आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा लोग ऐसे नोटों की गड्डियां लेकर जा रहे हैं ब्रेड के पैकेट खरीदने के लिए, क्योंकि पैसा, मनी सप्लाई सबके पास में ज्यादा है, सबके पास में पैसा ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। सेम उसी तरीके से बच्चों ये समझ लो पहले आप, अगर मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और महंगाई बढ़ेगी। क्लियर है? अब मैं आपको समझा रहा हूं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई के पास में पैसा रखता है, बैंक रखता है, जो उसके पास डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास में सीआरआर की तरह रखा जाता है, जिस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, और वो मार्केट में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में महंगाई ज्यादा हो रही है तो वो सीआरआर को बढ़ा देता है। कैसे? सपोज कर, सोचो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। अब आरबीआई चाहता है कि यार मार्केट में महंगाई ज्यादा है, कम हो जाए। तो कम हो जाए तो क्या करो? सीआरआर को बढ़ा दो। सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा? बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसका वो कुछ परसेंटेज सीआरआर की तरह अपने पास में रिजर्व में रखेगा। मतलब वो पहले जितना लोन दे पा रहा था बैंक, सपोज करो बैंक पहले 100 करोड़ का लोन दे पा रहा था, लेकिन अब आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया तो अब बैंक सिर्फ 95 करोड़ का लोन दे पा रहा है। समझ लो, एक बैंक 95 का दे पा रहा है, कितने सारे बैंक। अब उससे हुआ क्या? मार्केट में मनी सप्लाई कम हुई तो मार्केट में महंगाई कम हुई। और उल्टा कर लो, सपोज करो मार्केट में मनी सप्लाई कम है और इन्फ्लेशन, महंगाई कम है, आरबीआई को लगता है थोड़ा होना चाहिए तो वो सीआरआर को कम कर देगा। उससे क्या होगा? अब बैंक को कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और ज्यादा वो लोन दे सकते हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो बच्चों अभी तक हमने बबीता और मोहित सर की मेरी बातचीत में क्या समझ में आया कि एक देश के लिए बैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा हमने देख लिया कितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं, बैंक किस तरीके से काम करते हैं, और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो आखिर क्यों बनाया जाता है, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए बबीता जी का एक क्वेश्चन और आता है, वो ये पूछते हैं मोहित सर ये बैंक्स कितने टाइप के होते हैं? अरे बैंक्स बहुत सारे टाइप के, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, कुछ एरियाज के पर्टिकुलर बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स, अदर प्राइवेट, बहुत सारी तरह के बैंक्स होते हैं। तो बबीता जी बोली ये शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? देखिए आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन बैंक्स का नाम लिखा हुआ होता है उन्हें शेड्यूल्ड बैंक्स बोला जाता है, और ये लिस्ट फिक्स नहीं होती, ये लिस्ट चेंज होती है। इसीलिए शेड्यूल्ड बैंक किसको बोला जाता है? जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिसका नाम आ रहा है। क्वेश्चन ये आता है
कि बबीता जी ने बोला मोहित सर ये बैंक्स के रिगार्डिंग में रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है, अंडर एंट्री 85 ऑफ यूनियन लिस्ट। मतलब पूरे देश में बैंक के लिए जब रूल्स बनते तो वो पूरे देश के बैंक्स के लिए बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक जो मैंने आपको बताया ये आपके मॉड्यूल का पार्ट है और यहां तक आपने ये सब कुछ पूरा पढ़ लिया अभी तक। ये कहानी जो मैंने आपको समझाई, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब बात ये आती है कि बैंक्स की कुछ हिस्ट्री पढ़ लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो कि बैंक्स इंडिया के अंदर बहुत पुराने टाइम से ओपन हो गए थे, 18th सेंचुरी से ओपन हो गए थे। इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक जो ओपन हुआ था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से ओपन हुआ था 1770 1770 में। उसके बाद में फिर और बैंक्स आए। अगर आज प्रेजेंट में बात करें तो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज हम जिस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एसबीआई के नाम से जानते हैं, वो बैंक हमेशा से एसबीआई के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि उसका बहुत बार नाम चेंज हुआ है। सबसे पहले ओपन हुआ था ये बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से 1806 में। फिर 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। एक्चुअली में क्या था कि 3 जगह की प्रेसिडेंसीज जो थी वो इसको फंड दे रही थी, पैसा दे रही। तो उन तीनों ने मिलकर, सबसे पहले तो बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना गया, 1806 में उसको बैंक ऑफ कैलकाटा बोलते थे। फिर 1809 में उसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। फिर इसको 3 प्रेसिडेंसीज गवर्नमेंट जो थी वो फंड कर रही थी, तो वो तीनों 1921 के अंदर मर्ज हो गए। 1921 में मर्ज हो गए, उन्हें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। और 1955 के अंदर उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मिला है वो 1955 में मिला है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये आने वाला नहीं है, बट आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा और पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 1806 में ओपन हुआ था, काफी बार नाम चेंज हुआ। एक्चुअली में वो 3 अलग अलग बैंक थे जो मिलकर साथ में काम कर रहे थे, फिर वो मर्ज हो गए एक दूसरे में। 1921 के अंदर उन्हें इंपीरियल बैंक्स बोला गया और 1955 में उन्होंने आरबीआई एक्ट के अंदर अपना नाम एसबीआई कर दिया। तो यहां तक की बात बच्चों आपको अभी तक समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं, इंडिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाता है। ये बात कहां लिखी हुई है? यूनियन लिस्ट ऑफ एंट्री 85। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 3 लिस्ट चलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये 8th क्लास के पार्ट पढ़ा रहा हूं। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बैंक्स के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे बन रहा है, मतलब पूरे देश के बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है चीज। और ये लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। बच्चों इसमें यहां से आप चाहें तो यहां तक छोड़ सकते हैं, इतना कोई खास नहीं, बस इतना याद रखना है ये 1 मार्क का क्वेश्चन बाई चांस आ जाए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली जो बैंक्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे बनता है। ये बात यूनियन लिस्ट की एंटी 85 में लिखी है। ये बात दोबारा से यहाँ पर रिपीटेड है, दोबारा से रिपीटेड है। चलते हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही। अब बच्चों नेक्स्ट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पहले कभी बहुत पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते। बात यह है कि कोई भी अगर बैंक है तो वो अपना बैंक वाला बिजनेस तो कर ही रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन एडवांस देना, ये तो वो कर ही रहा है। इसके अलावा वो और क्या क्या बिजनेस कर सकता है? और भी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि बैंक
बैंकिंग बिजनेस जो उसका मेन बिजनेस है उसके अलावा कर सकता है। जैसे वो किसी गवर्नमेंट के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए एजेंट का तरह काम कर सकता है, या वो इंश्योरेंस वाला काम कर सकता है, गारंटी देने वाला काम होता ही है ना, गारंटी वाला काम तो होता है। आज एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मुझे कहीं से लोन चाहिए और मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मैं उस बैंक से राइटिंग में गारंटी लेकर आ जाता हूँ, बैंक गारंटी। बैंक लिख कर देता है कि इसका मेरे पास अकाउंट है, कल को ये तुम्हारा पैसा तुम्हें रीपे नहीं करता है तो इसके अकाउंट से मैं विड्रॉ करके दे दूंगा। तो बैंक्स ये सब काम भी कर सकते हैं बैंकिंग बिजनेस के अलावा, एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, अंडर राइटिंग का काम कर सकते हैं, वही गारंटी या इंडेमनिटी बिजनेस जो मैंने अभी समझा उसका काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को सेल करने का काम कर सकते हैं। ये हम सारफेसी एक्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद में जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें समझ में आएगा कि सपोज कीजिए किसी बैंक ने लोन दिया है ना, और वो बैंक का पैसा अब वो सामने वाला वापस नहीं करता, तो बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसकी नीलामी करवा दी। ये काम भी करते हैं, है ना। आपके सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की तरह, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह भी काम करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये चीज है, ट्रस्ट की तरह काम करना, एग्जीक्यूटर की तरह काम करना। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन 6 हमारा ये बोलता है, सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बोलता है कि कोई भी बैंक अपने मेन बैंकिंग बिजनेस के अलावा अदर बिजनेस भी कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट का एजेंट बन सकता है, या इंश्योरेंस का काम कर सकता है, या गारंटी इंडेमनिटी का काम कर सकता है, या प्रॉपर्टी को सेल या रियलाइज करने का काम कर सकता है, होल्ड करने का काम कर सकता है, ट्रस्ट के फेवर में काम कर सकता है। इन चीजों के लिए गवर्नमेंट काम कर सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक अपना पढ़ा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक स्कैनर से प्रीवियस ईयर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं आया। जो हमारी तीसरे नंबर की क्लास होगी इस चैप्टर की, उनमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हम स्कैनर साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, और हमारा लेटेस्ट स्कैनर। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, एक और चीज, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास में तो हमारी नोट्स और बुक्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को सोशल मीडिया पर देख रहा है और अगर वो हमारी क्लासेस परचेज करना चाहता है, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी क्लासेस को आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल, इंडिया के अंदर सबसे कम फीस हमारी है, उसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं, साथ में स्कैनर सॉल्व होता है, प्लस इस एमसीक्यूज नोट्स भी मिलते हैं और क्लासेस भी मिलती हैं। नोट्स आपके घर पे डिलीवर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हैं आप, और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो हार्ड कॉपी नोट्स, सॉफ्ट कॉपी नोट्स, एमसीक्यू क्लासेस एंड नोट्स, कंप्लीट सिलेबस प्लस स्कैनर सॉल्व होता है। तो ये कंप्लीट पैकेज मिलता है। आप जब क्लास लेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।